वेलकम टू फिलिट एकेडमी। दिस इज योर फ्रेंड एंड मॉड्यूलेटर शमशीर। बेसिक मैथ्स अप्लाइड इन फिजिक्स हम लोग देख रहे हैं और चैप्टर का नाम है हमारा वेक्टर्स, और वेक्टर्स में हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा है और पार्ट 1 में हम लोगों ने दो टॉपिक कवर करा है, डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स और फिर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम लोग देखेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जो फिजिक्स में बार बार इस्तेमाल में आते हैं। जैसे पहला डायरेक्शन है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। ये अर्थ है हमारा, और आप जानते हैं ये अर्थ इस तरीके से रोटेट करती है। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। अर्थ के रोटेशन का हम लोग एक्सिस बोलते हैं। और ये वाला क्या हो जाता है? हमारा इक्वेटर हो जाता है। जब हम लोग एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं तो इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम लोग साउथ बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग इक्वेटर के लॉन्ग देखेंगे तो इसे ईस्ट बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं? मुंबई से ले रहे हैं। और हमारा मैग्नीट्यूड कितना है? 1500 किलोमीटर। और डायरेक्शन हमारा क्या है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है। और कितना जाना है? 60 डिग्री जाना है। आप जानते हैं कि हमारा इंडिया में मुंबई कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये वाले जगह पर है। और यहाँ से आपको ये डायरेक्शन हो गया हमारा, ये डायरेक्शन हो गया। और हमें तो सबसे पहले डायरेक्शन देखना है कि हमें जाना है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये ईस्ट हो गया, और ईस्ट से मैंने टर्न ले लिया है 60 डिग्री। और ये किधर की तरफ टर्न लिया है मैंने? नॉर्थ की साइड। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। और फिर हमें इसी डायरेक्शन में 1500 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करना है। इस तरीके से हम लोग ट्रेवल करके 1500 किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ पर हम लोग पहुंच जाएंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा ये वाला जो लोकेशन है वो क्या है? मान लेते हैं कि ये हमारा पटना। हम लोग इस तरीके से यहाँ पर हम लोग पहुंच गए। तो ये था हमारा ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन हम लोग इस तरीके से ध्यान में रखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्लॉक है। अगर हम लोग क्लॉक इस तरीके से रोटेट करती है, आप जानते हैं क्लॉक जो है वो इस तरीके से चलती है। अगर इस डायरेक्शन में कोई चीज रोटेट करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। वहीं अगर कोई क्लॉक के अपोजिट सेंस में अगर रोटेट करती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं हम लोग क्लॉक के डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग क्लॉक के अपोजिट सेंस में अगर रोटेट करेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर हम लोग अपने राइट हैंड के फिंगर्स और थंब को इस तरीके से अगर कर्ल करेंगे, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस सेंस में अगर अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो थंब जो होगा, आपके जो राइट हैंड का जो थंब जो होगा वो आपकी तरफ पॉइंट करेगा। और वो कैसा दिखेगा आपको? एक डॉट के शेप में आपको दिखेगा। ये इस तरीके का डॉट के शेप में दिखेगा। इसको और आप समझ सकते हैं कि वो जो थंब जो है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एरो ले लेते हैं, तीर ले लेते हैं। अगर वो तीर आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, अगर वो तीर अगर आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, जैसे ये मैंने यहाँ पे एक प्लेइंग एरो लिया है, तो ये तीर अगर आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा तो ये आपको कैसा दिखेगा? इस तरीके का डॉट शेप का दिखेगा। तो उसको हम लोग, जो भी एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग इस तरीके से डॉट से भी हम लोग शो करते हैं। वहीं पे अगर तीर अगर आपसे दूर जाता हुआ दिखेगा और अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे अगर क्लॉकवाइज सेंस में, तो आपका जो थंब जो है वो क्या है? आपसे दूर जाता हुआ दिखेगा, वो आपसे दूर दिखेगा। तो आपको ये कैसा दिखेगा? ये वाला एरो। तो ये एरो जो है वो आपको इस तरीके से क्रॉस बना हुआ आपको दिखेगा। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है उसको हम लोग इस तरीके से हम लोग क्रॉस से भी शो करते हैं। तो क्रॉस मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये डॉट मतलब क्या हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्रॉस वाला ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है, ये जो आप जान रहे हैं, ये इनवर्ड भी हो गया, क्योंकि इस वाले केस में आपका थंब जो है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा था। इनवर्ड बोलते हैं, इनटू द प्लेन बोलते हैं। और इसे साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं, निगेटिव कंसिडर करते हैं, माइनस कंसिडर करते हैं। माइनस से इसको हम लोग शो करते हैं। वहीं पर
ये हमारा एंटी क्लॉक जो होता है वो आपका जो थंब जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो उसको आउटवर्ड बोलते हैं और इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया हमारा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया, ये रेफरेंस लाइन हो गया, और ये जो एरो जो है वो इस तरीके से रोटेट करता है। तो ये देख रहे हैं ये जो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है और 30 डिग्री रोटेट कर रहा है, और ये माइनस जो है वो क्लॉकवाइज सेंस को शो कर रहा है। तो माइनस मतलब क्या हो गया, -30 डिग्री मतलब 30 डिग्री जा रहा है, और किस सेंस में जा रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है। वहीं पे अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, तो जैसे ये है हमारा रिफरेंस हो गया ये, और ये एरो जो है मान लेते हैं ये हमारा एंटी क्लॉक इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो पॉजिटिव मतलब अपने आप समझ में आ रही है कि ये एंटी क्लॉक में जाएगा, और ये कितना रोटेट कर रहा है, 30 डिग्री से ये रोटेट कर रहा है। तो +30 डिग्री मतलब 30 डिग्री जा रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है और ये ध्यान में रखना चाहिए कि फिजिक्स में ये जो प्लस और माइनस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई चीज निगेटिव वैल्यू है या डेप्थ में है, वो चीज नहीं शो करता है, बल्कि महज डायरेक्शन को शो करता है। अगर किसी एंगल के सामने प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है रेफरेंस से, और अगर माइनस लगा हुआ है तो वो हमारा निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है रेफरेंस लाइन से। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है राइट और लेफ्ट का। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि सारी चीजें जो है वो हम लोग क्या है, ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यानी कि आप ऑब्जर्वर है और सारी चीजों को वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारी चीजें देख रहे हैं। तो राइट एंड लेफ्ट है। मान लेते हैं ये हमारा एक कार है, और ये इस तरीके से ट्रेवल करके जा रही है राइट साइड में, इस तरीके से राइट साइड में जा रही है, और ये टर्न करके इस तरीके से ये यहाँ पे टर्न लेता है, और टर्न करके फिर क्या है, ये लेफ्ट साइड में ये इस तरीके से जाने लग रहा है। इसको एक बार और हम लोग समझते हैं। ये इस तरीके से राइट में जा रही है, ये राइट जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये राइट गई, फिर यहाँ से ये क्या कर रही है, टर्न ले रही है, और टर्न लेकर फिर ये फिर यहाँ तक आ रही है। तो मान लेते ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो दूरी है वो 15 किलोमीटर तय किया है, और फिर यहाँ से यहाँ तक वाला जो दूरी है वो भी इसने 15 किलोमीटर तय किया है। तो जब ये राइट साइड जा रही है, ये क्या है, राइट साइड जा रही है, तो राइट साइड वाले को हम लोग प्लस से शो करते हैं, यानी कि +15 किलोमीटर। तो अगर कहीं पे +15 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि रेफरेंस पॉइंट से ये राइट साइड में जा रही है 15 किलोमीटर। वहीं पे हमारा जो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो उसको हम लोग माइनस शो कर देते हैं, तो -15 किलोमीटर, माइनस मतलब ये रेफरेंस पॉइंट से किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड जा रही है, पॉजिटिव मतलब वो राइट साइड जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, क्या है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का, ऊपर और नीचे। मान लेते हैं ये हमारा एक एप्पल है, और इस एप्पल को मैं इस तरीके से थ्रो कर रहा हूं ऊपर की तरफ। इस तरीके से मैंने क्या करा है, थ्रो करा, तो ये जाएगा ऊपर जाएगा, और फिर ये नीचे आ जाएगा। इसको एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ये इस तरीके से जा रहा है, ये यहाँ से गया, यहाँ तक, ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक आया, और फिर क्या है, ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये पहले इस तरीके से अपवार्ड गया, और अपवार्ड में मान लेते हैं कि ये 10 मीटर गया, फिर ये नीचे की तरफ आया इस तरीके से, और उसको मैंने क्या माना, इसको भी मैंने 10 मीटर ही मान लिया है। तो जब ये अपवार्ड जाता है, तो अपवार्ड वाले डायरेक्शन को हम लोग प्लस से शो करते हैं, और डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन को हम लोग माइनस से शो करते हैं। तो +10 मीटर क्या हुआ कि रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है, और -10 मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ 10 मीटर जाता है। यही कारण होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमेशा नीचे की तरफ पॉइंट करता है, इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कभी कभी माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। माइनस मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ लग रही है। अब हम लोग देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप यहाँ पर एक सीन देख रहे हैं कि एक ये बॉय है, और ये एक ब्लॉक है, इसको इस तरीके से पुल करके यहाँ तक ले जा रहा है। तो इसको एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ये इस तरीके से इसको पुल करके यहाँ ले जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है,
और ये पुलिंग फोर्स अप्लाई करके ये इसको इस तरीके से खींच के ले जा रहा है। अगर न्यूमेरिकल में इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हमें एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है, तो ये इतना जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम है इसको तो हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे। तो इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। ये ब्लॉक हो गया, ये हमारा ब्लॉक हो गया, और ये इस पे इस तरीके से फोर्स अप्लाई होता है, और इस डायरेक्शन में देख रहे हैं कुछ एंगल बनाकर अप्लाई हो रहा है ये वाला। तो इसको इस तरीके से हमने ये कुछ एंगल बनाकर ये यहाँ पर शो कर दिया, तो इस तरीके से इसको पुल कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस तरीके से हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में FBD हम लोग बोलते हैं। आइए इसको और अच्छे से हम लोग एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये फोर्स हो गया, फोर्स को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, F लिख देते हैं, और इस पे हम लोग वेक्टर का साइन ये इस तरीके से दे देते हैं। इसको हम लोग वेक्टर का साइन बोलते हैं, वेक्टर का सिंबल बोलते हैं, ये एरो को। अब क्या है कि ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये हमारा एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसे हम लोग रे बोलते हैं, और रे का ये हेड हो गया, ये क्या हो गया, हमारा हेड हो गया। और ये हेड जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स के डायरेक्शन को शो कर रहा है। वहीं पे ये हमारा क्या हो गया, टेल हो गया, और ये टेल जो है वो क्या शो करता है कि जहां पे फोर्स लगता है उस वाले पॉइंट को शो करता है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ये शो करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को शो करता है। ये फोर्स कहाँ पर लग रहा है, तो ये टेल शो करता है, और हेड क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। वहीं पे ये वाला जो लेंथ जो हो गया, ये जो हो गया ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो करता है। जितना बड़ा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, जितना कम रहेगा उतना कम हमारा मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा। इसको और दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं, कभी कभी NCERT बुक में आप देखेंगे कि इसी चीज को, ये जो हमने F लिखा है और इस पे ये एरो दे दिया है, इसको कभी कभी बोल्ड लेटर से भी NCERT बुक में शो करता है। तो हम लोग बोल्ड लेटर से भी वेक्टर को शो करते हैं। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये वेक्टर F है इक्वल टू -15 न्यूटन। तो ये मान लेते हैं हम लोग राइट और लेफ्ट का बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस ब्लॉक पर एक छोटा सा ब्लॉक कंसीडर अगर हम लोग कर लें, तो इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रही है, और माइनस मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड में ये फोर्स लग रही है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 15 न्यूटन का ये फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं कभी कभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का अगर जरूरत पड़ता है तो इस तरीके से हम लोग इस वेक्टर F को हम लोग मॉड के अंदर डाल देते हैं, या फिर इस तरीके से नहीं लिखना चाहे तो सिंपली हम लोग F से लिख देते हैं, और ये क्या हो गया, 15 न्यूटन। यहाँ पे हमने डायरेक्शन कंसीडर नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करा है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना हो तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो तरीका है अल्फाबेट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल मेथड। वहीं पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं रे वगैरह का यूज कर रहा हूँ, ज्योमेट्री का यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड बोलते हैं। जब हम लोग FBD वगैरह बनाते हैं, FBD बनाते हैं तो कॉम्बो यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल भी यूज करते हैं, और ये हमारा क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल वगैरह भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तब जाकर FBD बनाते हैं, वहां से फिर हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। जब न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते हैं तो ये हम लोग ये अल्फाबेटिकल मेथड से जाते हैं, इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि दो वेक्टर्स अगर दिया हो तो उसके बीच का कुछ एंगल निकालना हो तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टार्ट करने से पहले वो ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग स्पेस में डिस्प्लेस कर सकते हैं या किसी प्लेन पर हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को क्या रखना है, फिक्स रखना है। और ये दोनों चीज फिक्स रखकर आप किसी भी वेक्टर को किसी भी स्पेस या प्लेन में कहीं भी ले जा सकते हैं, वो वेक्टर हमारा चेंज नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये मेरा कोई वेक्टर है, इसको मैं पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ भी ला सकता हूँ, इसको मैं यहाँ भी ला सकता हूँ, यहाँ भी ला सकता हूँ, कहीं भी मैं इसको पूरे प्लेन या पूरे स्पेस में कहीं भी ले जा सकता हूँ। लेकिन बस मुझे करना क्या होगा, इसका डायरेक्शन
को फिक्स रखेंगे और साथ साथ इसका ये जो मैग्नीट्यूड जो है इसको भी फिक्स रखेंगे, तो ये चेंज नहीं करेगा, ये वेक्टर में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लेते हैं ये F1 कोई फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये F2 कोई फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसके दोनों के बीच का, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हैं, या तो टेल टू टेल ज्वाइन कर दे या हेड टू हेड ज्वाइन कर दे। तो सबसे आसान होता है कि हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन कर ले। तो मैं क्या करूंगा, टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा। टेल टू टेल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके आप यहाँ पर ला दीजिए, इस तरीके से आप ला दीजिए, या फिर इसको डिस्प्लेस करके आप यहाँ पर ला दीजिए और इसको ये टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए। तो दोनों केस में हमारा क्या हो जा रहा है, टेल टू टेल ज्वाइन हो जा रहा है। या तो इसको आप डिस्प्लेस कर दीजिए या इसको डिस्प्लेस कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिस्प्लेस करूंगा। ये इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो आप देख रहे हैं टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। ये टेल टू टेल ज्वाइन हो जा रहा है तो दो एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल हमारा छोटा है और ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है। तो ध्यान रखना है कि हम लोग छोटे वाले एंगल को लेते हैं। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, टोटल 120 डिग्री। तो ये दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा, या 180 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होता है। ये हम हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए।